कोशिश करेंगे कि बिना जाने बूझे, बिना कुछ जाने समझे हम अपनी एटीएस पर, हम अपने पुलिस कर्मियों पर सवाल क्यों खड़े करने लगते हैं। स्क्रीन पर आपको तमाम खास मेहमान दिख रहे हैं। एक बार मैं आपका उनसे सीधे परिचय करा देता हूं। कृष्ण मोहन पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कृष्ण मोहन जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ अंकुर सक्सेना है, ये आरएलडी के प्रवक्ता हैं। अंकुर सक्सेना जी, आपका स्वागत है। चूंकि आज इनके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ने यह कहा, ये कमेंट किया कि इस बारे में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, तो सवाल इनके साथ भी होगा। और एके जैन साहब हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस हैं, लंबे समय तक उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न इलाकों में इन्होंने अपनी सर्विस दी है। इनसे भी जानकारी करेंगे। सवाल पहले आप ही से है एके जैन साहब मेरा, बिना कुछ जाने समझे लोग एक माहौल बनाने की कोशिश करने लगते हैं, अपनी ही पुलिस, अपने ही पुलिसिंग सिस्टम, अपने ही एटीएस पर सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन जो चीजें सामने निकल कर आती है वो उससे बेखबर होते हैं। उनको निष्पक्ष और सही जांच चाहिए। ये माहौल क्यों बन जाता है? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर किसी को बोलने का अधिकार है। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी सोच होती है, पर इससे मैं नहीं समझता कि पुलिस का कार्य, एटीएस का कार्य और एसटीएफ का कार्य प्रभावित होता है। मैं आईजी एटीएस भी रहा हूं लंबे समय, आईजी एसटीएफ भी रहा हूं लंबे समय और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ डीजीपी भी रहा हूं। मैंने इन एजेंसीज का कार्य बड़ा निकट से देखा है। ये देखिए, अपना कार्य पूरा प्रोफेशनल तरीके से करेंगे, एक एक चीज की जड़ तक जाएंगे, क्योंकि ये एविडेंस बेस्ड भी इसमें चार्जशीट होगी। किन से इनका संपर्क रहा, किन किन के ये टच में था, कौन कौन से वीडियोस ये देख रहा था, जाकिर नायक या किसको फॉलो कर रहा था, ये सब चीजें निकल कर आएंगी जब इसका आईपी एड्रेस खंगाला जाएगा। इसके मोबाइल फोन में किस किस से बात होती थी, कब ये नेपाल गया, किस किस से मिला, ये सारी चीजें जो हैं निकल के आ जाएंगी। ये कोई इतना शातिर नहीं है कि ये सब चीजें छुप पाएंगी। और इसमें एक प्रोफेशनल जॉब एटीएस को करना होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि एटीएस इस पर खरा उतरेगी और एक सॉलिड चार्जशीट इसके खिलाफ लगेगी। और भी जो इसके कोई सहयोगी होंगे, अगर उनका पता चलता है, वो भी बख्शे नहीं जाने चाहिए। और एक नज़ीर स्थापित की जानी चाहिए इस केस के माध्यम से कि कोई भी गुनहगार जो होगा, जो कि समाज में सांप्रदायिक वातावरण को विषाक्त करना चाहता है, वो जो है, उनके लिए कोई स्थान हिंदुस्तान में नहीं। जैन साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, आपसे समझना चाह रहा हूँ, जो कुछ आप देख रहे हैं, आप तो डीजीपी पद से रिटायर हुए हैं, आईजी एटीएस भी रहे हैं। इन लोग कह रहे हैं कि इन्हीं के घर वाले कह रहे हैं कि वो सिरफिरा था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक सिरफिरा शख्स इंटरनेशनल सिम कैसे खरीदेगा? एक सिरफिरा शख्स नेपाली खातों के जरिए सीरिया पैसे कैसे ट्रांसफर करेगा? ये चीज समझ में नहीं आ रही। ये तो कोई प्लान के तहत ही कोई कर सकता है ना। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, पूर्व के केसों के आधार पर, और इस केस को भी बाहर से ही सही आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। देखिए, ये पहले से रेडिकलाइज्ड है, ये बहुत शातिर दिमाग का लड़का है और इसके खिलाफ पूरे सबूत इकट्ठे होने चाहिए। मैंने ये सुना है कि इसके फादर मदर भी साथ में बैठ के जाकिर नायक के वीडियो देखते थे, तो उन्होंने ही, मुझे लगता है, इस प्रकार की शिक्षा अपने पुत्र को दी है, बजाय इसके कि इन सब चीज़ों को कंडेम किया जाए। कि जो देश ने जिस लड़के के ऊपर लाखों रुपए खर्च किए, उसको आईआईटी की शिक्षा दिलवाई, केमिकल इंजीनियरिंग की, और वो इन सबको छोड़कर, बड़े अच्छे अच्छे जॉब छोड़कर, कभी सऊदी घूम रहा है, कभी नेपाल जा रहा है, कभी सीरिया पैसा भेज रहा है। ये एक शातिर दिमाग व्यक्ति का काम है। ऐसे लोगों को जो भी कहते हैं कहने दीजिए। ये मेंटली बिल्कुल स्टेबल है, दिमाग का तेज है, और इसने जानबूझकर ये सब हरकत की है। ये कोई गोरखनाथ मठ पर ही इसकी सनक थी कि वहां पे जाके अटैक करेगा, क्यों नहीं किसी मस्जिद पे जाके, जामा मस्जिद पे जाके वहां पे अटैक कर दिया।
ये सब बिल्कुल शातिराना दिमाग है। इसका 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 दिमाग जो है उसको रेडिकलाइज कर दिया गया है और पॉइजन भरा है। तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस, मुझे पूरा विश्वास है कि सही दिशा में कार्य कर रही है। जैन साहब, आप सऊदी अरब का जिक्र कर रहे थे, मैंने भी रिसर्च किया तो जब ये सऊदी अरब गया था अपने पिता के पास, उसका कोई पासपोर्ट नहीं है। जब पुलिस ने खंगालने की कोशिश की वो कहीं नहीं मिल रहा है। ये इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? कुछ नहीं, इसमें हो सकता है और भी कंट्रीज में उसको गया हो, उन सब एंट्रीज को छुपाना चाहता हो, नहीं चाहता हो कि बताए कि हाँ भाई हम कहाँ किस किस जगह गए हैं। हो सकता है सीरिया गया हो सकता है यमन गया हो सकता है इराक गया हो। ये भी संभव है कि वहां पर जाकर इसने हिंसक वारदातों में हिस्सा लिया हो। तो ये सब चीजें हैं, इसी वजह से छुपा सकता है, वरना तो कोई भी आदमी अपना पासपोर्ट बहुत संभाल के रखता है। इसके फादर को इसका जवाब देना चाहिए, मदर को जवाब देना चाहिए कि इसका पासपोर्ट कहाँ गए। बिल्कुल। तो पूर्व डीजीपी AK जैन साहब ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। उन्होंने वो डे 1 से इस केस को फॉलो कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे केसों को उन्होंने अपने सर्विस के दौरान देखा होगा और समझा होगा। उन्होंने कहा कि वो एक नंबर का शातिर शख्स है और वो कहीं से पागल नहीं है, कहीं से सनकी नहीं है। वो एक नंबर का शातिर शख्स है जो उसके साथ अब तक जांच पड़ताल में सामने आया। कृष्ण मोहन पांडे जी भी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कृष्ण मोहन जी, ये तो बहुत हद तक क्लियर हो गई, चूंकि आज वो ATS मुख्यालय भी आ गया, वहां भी पूछताछ हो रही है। बहुत लोग इस स्टोरी को प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं, इस चीज को सामने रख रहे हैं, उसकी बेगुनाही होने के सबूत दे रहे हैं कि वो सनकी था, ये था, वो था। अरे भैया, सनकी अगर कोई है तो वो नेपाली खातों के जरिए सीरिया में पैसे भेजेगा, वो इंटरनेशनल सिम कार्ड खरीदेगा, वो ऐसे वीडियो देखेगा जो हम आप ना देखें और उसकी प्लानिंग बनाएगा कि ये करें। मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूं। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि वो कहीं भी मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है। वो एक प्लान के तहत पूरी प्लानिंग के साथ वो उस मंदिर के पास आया हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि उसके पास से जो डिवाइस मिले हैं, जो उसमें वीडियोस मिले हैं, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि वो जाकिर नाइक का वीडियो देखता था, जो प्रतिबंधित धर्म प्रचारक है। वो ऐसे व्यक्ति का वीडियोस देखता है जो कैसे वो छापामारी युद्ध के तहत कैसे किसी को छापा मार करके उसकी हत्या की जाती है। वो ऐसे लोगों के वीडियोस देखता है कि कैसे किसी के सामने नम्र बनकर उसकी हत्या कर दी जाए। ऐसे वीडियोस देखने वाला व्यक्ति कभी भी मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, सामाजिक विक्षिप्त है परंतु मानसिक विक्षिप्त नहीं है। ये इस बात को तय कर लेना होगा और हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज जिन पर इस देश को विश्वास है, अपना काम कर रही है, उनको करने देना चाहिए। और ये जितने लोग जो आके उसको, ये वही लोग हैं कि जब बटला हाउस कांड हुआ था, जब देश के आतंकी हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के जवानों पर गोलियां चला रहे थे, तब भी उन कई लोगों को रोना आ रहा था। कई ऐसी आतंकी घटनाएं हुई हैं, जब वो मारे जाते हैं तो कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये वही लोग हैं जो बार बार एक संवैधानिक प्रहार करते हैं और किसी को मासूम, आतंकवादियों को मासूम बनाने का प्रयास करते हैं। और ये वही लोग हैं जो 24 घंटे, जो रात को 12 बजे जाकर सुप्रीम कोर्ट के आतंकियों के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवाने का काम करते। तो कहीं भी दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी ATS वो कार्य कर रही है और उन पर उन्हें छोड़ देना चाहिए। जो भी सत्यता होगी, जांच होगी। हाँ, मैं तो कहता हूं उनके माँ बाप की भी जांच होनी चाहिए। ये वो माँ बाप जो कहते हैं कि वो सऊदी अरब गया, लेकिन सऊदी अरब के बाद कहाँ क्या गया, उसका पासपोर्ट गायब है। आप समझते हैं कितनी बड़ी चूक है ये। हर व्यक्ति अपने पासपोर्ट को सुरक्षित रखता है, परंतु वो व्यक्ति अपने पासपोर्ट को गायब कर देता है। उनके माँ बाप की इसमें चुप्पी हो जाती है। कहीं ना कहीं उसमें माँ बाप और अन्य लोग भी शामिल है। सबसे पूछ की जानी चाहिए। और इसमें जान लीजिए, बिना किसी संदेह के कि किसी को यह लगता होगा कि ये भावुक व्यक्ति हैं, इनकी भावुकता पर छोड़ देना चाहिए, नहीं। यदि कोई आंसू बहा रहा है तो उसके आंसुओं का भी हिसाब होना चाहिए, क्योंकि वो लोग हैं जो कृत्य तो करते हैं, कुकृत्य करते हैं और आंसू बहाकर समाज में, एक डिफेंस समाज में सुरक्षित होने का काम करते हैं। आप विचार कीजिए कि एक व्यक्ति यहां से भगता है नेपाल
और नेपाल जाता है, नेपाल से आता है सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर में वो दो बांका खरीदता है और सीधा आके हमला करता है। क्या ये सामान्य व्यक्ति कर सकता है? कभी नहीं। ये मैं अपने स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं कि ये संयोग नहीं था, एक प्रयोग था। ये वो प्रयोग था जो उसकी शुरुआत गोरखपुर मठ से तो हुई थी, पर उसका अंत बहुत बुरा होता। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन जाबाज सिपाहियों को जिन्होंने उसको पकड़ा, और एटीएस को छोड़ देना चाहिए। एटीएस इनके अंतिम तह तक जाएगी, और इस देश में छुपे गद्दारों को जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश में सामाजिक व्यवस्था फैलाना चाहते हैं, जो विष बेल लिए जगह जगह घूम रहे हैं, उन सबको हमारे देश के जाबाज एटीएस खोज निकालेगी। बस उन्हें संयम रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और यही विश्वास ना जांच करने के लिए जो कृष्ण मोहन जी का है, यही विश्वास दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टीज का होना चाहिए। वो भी अपनी एटीएस पर, अपनी पुलिस पर, ठीक है वो सवाल करें, लेकिन इस तरह की घटनाओं के बाद तो कम से कम सवाल नहीं होने चाहिए। एक चीज कृष्ण मोहन पांडे जी ने कहा कि कैसे पासपोर्ट गायब हो सकता है किसी का भी पासपोर्ट गायब हो सकता है, जितने लोग स्क्रीन पर दिख रहे हैं आप सबका हो सकता है, लेकिन उसके बाद एक प्रक्रिया है कि आप पुलिस में इस बात की कंप्लेन करें, प्राथमिकी दर्ज कराएं, ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये उन्होंने ये नहीं कराया। अंकुर सक्सेना जी, आप बहुत पानी पी रहे हैं, कौन सी निष्पक्ष जांच आपको चाहिए? क्या बचा है, क्या चाहिए निष्पक्ष जांच? देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग भारत के नागरिक हैं और उत्तर प्रदेश के भी मूल निवासी हैं, और भारत के नागरिक की हैसियत से हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में शांति और सौहार्द का माहौल जो है वो बरकरार रहे। निश्चित रूप से एटीएस जांच कर रही है, हम लोगों को अपनी प्रशासनिक मशीनरी के ऊपर, और चूंकि एटीएस का इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है आज की डेट में, तो इसलिए जब कोर्ट प्रोसेस चल रहा है, अन्वेषण का सब्जेक्ट है, तो जो भी परिणाम आएंगे निश्चित रूप से हम लोग इस बात को मानते हैं कि हमारी सरकारी मशीनरी, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के द्वारा जो भी जांच की जा रही है कहीं ना कहीं राष्ट्र हित में की जा रही है। प्रदेश लेवल पे जो भी गोरखपुर में कांड घटित हुआ है, उस गोरखपुर कांड में जो भी दोषारोपित हैं, जिनके ऊपर भी दोषारोपण हुआ है, जो भी इस षड्यंत्र में शामिल है, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से हम लोग ये आश्वस्त करते हैं और सरकार से ये डिमांड करते हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो, और पब्लिक के सामने ये मैसेज आना चाहिए कि वास्तव में इस कार्यकलाप के पीछे, मुर्तजा के इस एक्ट के पीछे कौन दोषी है। हम लोग स्वयं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। जो जांच हो रही है ये निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं हो रही है, चीजें तो डे बाय डे बताई जा रही हैं कि क्या क्या उसके पास से मिल रहा है, तो आपके सारी चीजें राहुल जी, बिल्कुल अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से राहुल जी खुद बताई जा रही है। तो जब वो बताई जा रही है तो उसी चीज को तो हम लोग तारीफ कर रहे हैं, हम लोग उस चीज को एडमिट कर रहे हैं, हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। भी आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी तो ये तो एक सामान्य शब्दावली है। आप एक सामान्य शब्दावली में हम लोग कोई आक्षेप तो नहीं लगा रहे भाई। अगर कोई जांच हो रही है तो जो भी व्यक्ति है वो यही तो कहेगा निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, आईपीसी के प्रोविजंस के अंतर्गत होना चाहिए, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। हम लोग भी इसी चीज को कह रहे हैं कि भाई वहां पे जो घटनाक्रम घटित हुआ है तो वो घटनाक्रम क्यों घटित हुआ है। दूसरी बात है, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं, और माननीय जैन साहब भी हमारी डिबेट में मौजूद हैं, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। हमारी आईबी, हमारा लोकल इंटेलिजेंस, एक व्यक्ति जो गोरखपुर तक, मठ तक पहुंच गया है, क्या पता उसके दिमाग में क्या बात चल रही हो सकता है कुछ और बड़ा कांड करने के मूड में हो। ये आपकी डिबेट में भी ये बात उठ रही है। तो हमारे यहाँ इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है, और अगर हमारे यहाँ इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है तो मैं ये चाहता हूं, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये चाहता हूं कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों की अकर्मण्यता से, या जिन प्रशासनिक या पुलिस अधिकारियों की कार्य में लापरवाही से ये सब हुआ है, उनके अगेंस्ट भी तो, उनका भी तो नाम सामने आना चाहिए। कम से कम उनके ऊपर भी 120 के अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए। उनके अगेंस्ट भी तो कोई ना कोई ऑर्डिनेंस, कोई ना कोई रूल किसी ना किसी तौर पे पनिश करना चाहिए, ताकि हमारी प्रशासनिक मशीनरी भविष्य में लापरवाह ना हो। और हमारे यहाँ आम जनमानस का भी इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, सामने नजर आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, सामने नजर आ रहा। वो व्यक्ति सुरक्षा घेरे को तोड़ेंगे, उसी में छेद करेंगे, उसी शहर में रहेंगे, आप एक बार उसी शहर में रहेंगे, आप एक बार बताइए, आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, राहुल जी आपका दिमाग थोड़ी कोई पकड़ लेगा। राहुल जी इमीडिएट नहीं, दिमाग नहीं पकड़ लेगा, बिल्कुल सही बात है। हम लोग इंसान है, किसी के दिमाग को नहीं पकड़ सकते। लेकिन जब वो वहां पर एक ऐसे असलहे को, रिवॉल्वर, वो चाकू को लेके वहां पहुंच रहा है, तो सुरक्षा घेरे में गया है तो कम से कम उसकी चेकिंग तो होनी चाहिए, आम जनमानस की चेकिंग होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि मठ की सुरक्षा में और भारी व्यवस्था बढ़ाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। हम किसी के दिमाग को नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसकी चेकिंग तो कर सकते हैं। हम अपनी सुरक्षा घेरे को तो मजबूत कर सकते हैं, ताकि कोई भीतरघात हमारे ऊपर ना करे।
इसमें क्या बुराई है? यही हमारे आपकी सम्मानित चैनल के माध्यम से डिमांड है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, बिना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भेदभाव किए हुए सारे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। और मैं तो यह चाहता हूं कि अगर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए किसी विशेष पुलिस बल का गठन कराना आवश्यक हो तो उत्तर प्रदेश सरकार वो भी करे, ताकि भविष्य में इस तरीके के किसी भी कांड की पुनरावृत्ति ना हो सके। आपको भी ये सिरफिरा लगता है, सनकी लगता है अंकुर जी? देखिए, मुर्तजा, मैं इस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, मैं ना उसके फेवर में बात कर सकता, लेकिन आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से और बाकी माध्यमों से जो घटनाक्रम घटित हुआ है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं, और मैं चाहता हूं कि भविष्य में इस तरीके के कोई भी कांड ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इस पर आप कोई कमेंट नहीं करेंगे ना? आपने कहा कोई कमेंट नहीं करेंगे। मैं जब किसी व्यक्ति के विषय में पर्सनली पूर्व डीजीपी यहां बैठे हैं, वो बोल दिए। नहीं तो पूर्व डीजीपी बैठे हैं, वो बोल दिए भाई। वो मैं उसके आईजीएटीएस बैठे हैं, पूर्व में रहे हैं, वो बोल दिया। मैं उसके एक्ट की आलोचना कर रहा हूं, प्री माइंडेड है, इसमें क्या है? इसको तो मैं खुल के आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि भविष्य में इस तरीके के किसी भी चीज की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए एक विशेष पुलिस बल का गठन होना चाहिए जो हमारे धार्मिक। ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना आप लोगों का, वो कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कोई कमेंट नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, पूरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। जो व्यक्ति ने, मैं तो कह रहा हूं अगर एनएसए ना लगी हो तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कह रहा हूं एनएसए लगना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके के कांडों की पुनरावृत्ति ना हो। भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कह रहा हूं, मैं और हमारा नहीं, ये सब जब बोलिए तो दर्द भी आपको नहीं होना चाहिए। कोई दर्द नहीं हो रहा है। जो हमारे देश डंके की चोट पे, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। दर्द और डर ये दोनों हमारे लोगों की शब्दावली में नहीं है। जो चीज गलत है वो गलत है, और माननीय न्यायालय के समक्ष जब मामला जाएगा, दोषी है तो उसको उसकी दोष की सजा मिलेगी। कोई भी व्यक्ति जिसने कोई कांड किया है और प्रथम दृष्टया वो दोषी है, तभी हम लोगों को सम्मानित चैनल पे नजर आ रहा है, विजुअल नजर आ रहे हैं, प्रथम दृष्टया दोषी है और उसने जो कांड किया उसका हम लोग। हमारे दो संवाददाता भी इस डिबेट में है जो लगातार से डे वन से इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं। अनूप कुमार हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, चूंकि आज उसे एटीएस मुख्यालय लाया गया है, और साथ ही साथ विकास भी हमारे साथ हैं, गोरखपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, कई चीजें सामने निकल कर आ रही है जांच पड़ताल में, जो उसके बाद जरा सामने आया है वो बताते जाइए, क्योंकि कुछ इसी मुर्तजा के हमदर्द बनकर बैठे हैं। जब उसके पिता ने ये कमेंट कर दिया, ये बता दिया कि वो सिरफिरा सनकी था, तो लोग कह रहे हैं कि अब निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पारदर्शी जांच होनी चाहिए, सही जांच होनी चाहिए, कहीं ऐसे ही ना किसी को फंसा दिया जाए। जरा आप बताइए, अभी हम और पूर्व डीजीपी ए के जैन साहब भी इस बारे में बात कर रहे थे। वो 2015 में एक पासपोर्ट था, गेस्ट से सफर किए, वो गए, वो पासपोर्ट का कहीं पता नहीं है, और वो खो गया तो कहीं एप्लीकेशन नहीं दिया, कहीं नहीं बताया कि हमारा पासपोर्ट गायब हो गया। जरा उसके बाद क्या क्या मिला है, क्या क्या बरामद हुआ है गोरखपुर में, जरा वो आप बताइए हमारे दर्शकों को। जी राहुल जी, आपको बता दें कि जो लोग कई लोग उनके पिताजी के बयान का हवाला देके उसे सनकी पागल करा देना चाहते हैं, उनसे मैं ये बताना चाहता हूं, क्या कोई सनकी पागल साल में 5-5 बार हवाई यात्रा करता है? क्या कोई सनकी या पागल का बाप यानी पिता उसको 1 लाख का लैपटॉप खरीद के देता है? क्या सनकी पागल का पिता उसकी दूसरी सगाई तय करता है? क्या सनकी पागल का बेटा उसको घूमने के लिए जगह जगह भेजता है, उसके बैग में टिकट मिलता है? ये तो वो एक जिहादी माइंडेड व्यक्ति था जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता था। अगर बहादुर पुलिस वाले नहीं होते, सोचिए वो क्या स्थिति करता। तारीफ करनी होगी, यहाँ तक कि चूक की बात की तारीफ करनी चाहिए उन बहादुर पुलिस वालों की जिन्होंने अपने जान पे खेल के, जिनका निशाना उसका था वो गला था, लेकिन हल्का सा वो झुक गए और पीठ पे वो धारदार हथियार लगा, कोई सिपाही मर जाता या तो क्या ये लोग यही कहते? वो एक जिहादी था, और जिसके पास लैपटॉप, 1 लाख के लैपटॉप में मंदिरों के चित्र हों, उर्दू फारसी, जो जाकिर नाइक और भी ऐसे जो बैंडेड आदमी हैं उनकी वीडियो शेयर करता हो, उनकी वीडियो देखता हो, गुरिल्ला युद्ध कैसे लड़ा जाता है वो वीडियो देखता हो, साथ साथ कैसे युद्ध लड़ा जाता है, कि एयरगन रखता हो जिसे प्रैक्टिस करता हो कि निशाना कैसे लगाया जाता हो, और एक लंबा हथियार लेके मठ में घुस जाता है। मठ एक प्रतिष्ठा के साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री का घर है, इसको भी ध्यान में देना चाहिए। तो पागल सनकी नहीं था, वो टेरर मानसिकता से था, और कहने कहीं से हैंडल हो रहा था। जैसे जैसे एटीएस को खंगालेगी, आपके सामने ऐसे ऐसे तथ्य आएंगे जो लोगों के होश उड़ जाएंगे। जी बिल्कुल सही बात। ये सारी बातें हमारे जितने मेहमान हैं, हमारे दर्शक हैं, उन लोगों ने भी सुना होगा, और अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आज की जो पूछताछ हुई है, अब तक क्या पूछताछ में निकलकर सामने आया है, जरा उसके बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को।
देखिए राहुल, बिल्कुल सबसे पहले तो ये बड़ा सवाल उठता है कि उसको सिरफरा बताया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे पहले जब जांच एटीएस ने की है, उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की है, तो ये निकल के आया कि एक बड़ी रकम जो है उसके ज़रिए ट्रांसफ़र की गई थी। इसके अलावा तमाम जगह जो है वो खुद जो है ट्रैवलिंग करके आया, तमाम लोग उसके संपर्क में थे, जिसका लगातार जो डेटा है वो यूपी एटीएस की जो टीमें हैं वो रिकवर कर रही हैं। पूछताछ में जो है लगातार ये जो है टीमों को गुमराह करता रहा, ये अपने को ये बताने की कोशिश करता रहा कि इसको जो इसके पिता या इसके परिवार के लोग बता रहे हैं वही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर जब जो है ये अटैक किया उससे पहले जो है ये तमाम जो जांच टीमें हैं उनके निशाने पर था, क्योंकि जो जांच टीमें हैं वो इसके गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही इसको सूचना मिली, जानकारी मिली, तो ये अपने घर से गायब हो गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि ये नेपाल भी गया और नेपाल से अचानक जो है जिस दिन घटना हुई है उसके बाद ये सामने आया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की घटना करने का मकसद क्या था, क्योंकि अगर लोग कह रहे हैं कि छोटी घटना है, लेकिन जब खुद जो सीनियर अधिकारी हैं उनका कहना है, एटीएस का कहना है कि ये आतंकी घटना से कम नहीं है, क्योंकि यदि ये मठ के अंदर चला जाता किसी भी तरीके से तो जाहिर सी बात है कि इसका जो मकसद है, जो इसका मंसूबा है वो काफ़ी खतरनाक था। जिस तरह से इसकी तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से इसने अटैक किया, सीधे पुलिस वालों पर हमला किया, तो आप समझ सकते हैं कि महज एक धारदार हथियार था। लेकिन अगर इसकी जगह जो है कार्बाइन होती या पिस्टल होती तो शायद एक बड़ी घटना सामने आती। तो ऐसे में इसको सिरफरा बताना मेरे ख्याल से बड़ा सवाल उठता है उनके ऊपर, जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। अब अगर हम जांच की बात करें तो जो लैपटॉप बरामद हुआ है, जो उसके पास मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, तो यही वजह है मोबाइल फ़ोन जब ट्रेस किया गया है तो तमाम लोगों के संपर्क में था या वो लोग जो इसके संपर्क में थे। यही वजह है कि एटीएस की और एसटीएफ की कई टीमें लगातार अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही हैं और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इसके अलावा लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में वो वीडियो बरामद हुए हैं जो अमूमन आम आदमी या कोई भी नॉर्मल आदमी नहीं देखता। तमाम डाउनलोडिंग जो वीडियो हैं वो एटीएस के हाथ लगे हैं, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह सीरिया के तहत जो है जो अटैकिंग वीडियो होते हैं, हत्याएं की जाती हैं, गले काटे जाते हैं। तो ऐसे खौफनाक वीडियो के देखने का मकसद क्या था, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगातार जो है उनसे ये प्रभावित था और लगातार उनको देखता रहता था। तो आखिर परिवार के लोग क्या नहीं जानते थे? और जैसा इसकी दूसरी बीवी ने बताया कि ये इसकी जो तमाम जो व्यवहार था, इसका जो नेचर था बहुत अलग था। तो ऐसे तमाम सवाल है। हालांकि अब एटीएस की टीमें जांच कर रही हैं, रिमांड पर जो है यहाँ लखनऊ लाया गया है, लगातार उससे पूछताछ भी की जा रही है और ये साफ है कि जो हमारी एजेंसियां हैं वो लगातार एक्टिव हैं और उनका ये दावा है वो बहुत जल्द पूरा खुलासा हो जाएगा। ये सारी चीजें तो क्लियर कर रही है ना, मुर्तजा ही नहीं है, मुर्तजा के साथ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि आखिर इसका मकसद क्या था अटैक करने का। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि गोरखपुर मठ मंदिर का नक्शा आखिर क्या कर रहा था इसके लिटरेचर के साथ, तो सवाल यही उठता है। तो इनको डिनाई नहीं किया जा सकता और ये साफ है कि जब पूरा जो है खुलासा टीमें करेंगी तो एक बड़ा खुलासा जो है करने वाली है एटीएस की टीमें, हमारे सीनियर अधिकारी। और जिस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं कि ये सिरफरा था, ये नादान था, अब आप समझिए कि मुंबई जो है आईटीआई जो जा करके केमिकल इंजीनियरिंग में जो है पढ़ाई करके आया हो और वहां पर रहा हो, तो क्या वो नॉर्मल आदमी? तो ऐसा नहीं, ये तो क्लियर हो गया ना, ये तो सारे लोग बता रहे हैं। हालांकि अंकुर सक्सेना जी भले ही इस पर नो कमेंट करके बच रहे हैं, लेकिन पूर्व डीजीपी ने भी यहीं से शुरुआत किया कि वो शातिर माइंडेड था। उन्होंने साफ तौर पर ये चीजें कही, वो शार्प दिमाग का था, ये साफ वो कह रहे हैं। एक चीज, अगर एके जैन साहब, अगर आपके हाथ में कार्बाइन है तभी आप आतंकी हो सकते हैं, चूंकि चाहे आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात सुन लीजिए या दूसरे बड़े अधिकारियों की बात सुन लीजिए, वो इस बात को आतंकी घटना से इंकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आतंकी घटना छिटपुट घटना भी कुछ लोग मान के चल रहे हैं। तो जो उसकी प्लानिंग थी, जो उसके लैपटॉप से मिला, जो उसके मोबाइल से चीजें मिली, जो उसकी गतिविधियां रही हैं, वो इस साफ तौर पर दिखाने के लिए बहुत काफी है कि उसके तार कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। देखिए, जो भी लोन वुल्फ अटैक हुए हैं, जिसको कि आईएसआईएस और बहुत सी एजेंसीज प्रोपेगेट करती हैं कि ज्यादा लोग जब जुड़ते हैं किसी आतंकवादी गुट में तो उसकी सूचना जो है वो पब्लिक हो जाती है। इसलिए अकेले काम करिए। जो एफिल टावर पे अटैक हुआ था, जो टेम्स रिवर के पास अटैक हुआ था लंदन में, ये सब जो है चाकू के से ही घटना की गई थी। आप देखिए, उसमें आकर अंदर घुस के एसएलआर छीनने की कोशिश करी सिपाही की। अगर वो छीनने में सक्षम हो जाता
तो बहुत से लोग वहाँ पे मारे जा सकते थे जो कि हिंदू श्रद्धालु हैं, जो कि नवरात्रि में वहाँ पे पूजा करने आए थे, दर्शन करने आए थे। ये बहुत बड़ी सांप्रदायिक घटना हो सकती थी। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है कि इसने आकर ये इसी समय क्यों इस घटना को अंजाम दिया। ये ऐसा नहीं है, ये गोरखपुर से अनभिज्ञ है, गोरखपुर का रहने वाला है, गोरखपुर के चप्पे चप्पे को जानता है, और तब इसने इस प्रकार की हिमाकत करी, जबकि इसको मालूम है कि गोरक्षनाथ मठ की इस समय क्या महत्ता है। जब भी मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहीं पर रुकते हैं। देखिए, ये भी हो सकता है कि ये कुछ माफियाज के द्वारा हायर किया गया हो, क्योंकि जो एक अभियान चल रहा है मुख्यमंत्री जी का इलीगल एनक्रोचमेंट्स के ऊपर, जो माफिया हैं विभिन्न क्षेत्रों के, उनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अपराधियों पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इससे भी एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो रुष्ट है, क्योंकि अभी सेकंड इनिंग्स की अभी शुरुआत मात्र है और अभी तो 5 साल ये प्रक्रिया जारी रहनी है। तो लोग बाग इससे, आपराधिक तत्व इससे बौखलाए हुए हैं। तो हमें उत्तर प्रदेश पुलिस को, एटीएस को, एसटीएफ को बहुत सतर्क रहना होगा। 2024 के चुनाव बड़े संवेदनशील होंगे और बड़ी तैयारी रखनी होगी। सभी बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, जो भी इम्पोर्टेंस के वाइटल इंस्टॉलेशंस जो कहलाते हैं, जो कि इनकी इम्पोर्टेंस है, इन सब की सुरक्षा पे बहुत ध्यान देना होगा और पब्लिक को भी साथ ही साथ बहुत अलर्ट रहना होगा इस देश की, इस प्रदेश की। और कहीं भी ऐसी सूचना मिले उसको तत्काल बताएं, उसको छुपाएं नहीं। अपने निकटवर्ती थाने को, जिस पे विश्वास हो, उसको सूचना दें, जिससे कि ये इनके जो मंसूबे हैं वो पहले ही दबा दिए जाए। ये अलर्ट रहने की जरूरत क्यों है? आप बता रहे हैं 2024 तक बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है, तमाम एजेंसियों को भी, और आपने कहा नागरिकों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए, 2024 का चुनाव संवेदनशील होगा, उसकी तैयारियां अभी से राजनीतिक दलों ने प्रारंभ कर दी हैं। और उत्तर प्रदेश आपको मालूम है 80 के ऊपर सांसद भेजते हैं, तो बहुत बड़ा रोल रहता है उत्तर प्रदेश का। इसलिए जो है यहाँ पर जो फोर्सेस हैं, इनके लिए चैलेंज बहुत बढ़ जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। योगी जी का एक नारा है कि दंगा मुक्त प्रदेश। तो एक चीज मैं समझना चाहता हूँ जैन साहब आपसे, तो यानी कोई ऐसी ताकत है जो ये चाहती है कि भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आए? आप कह रहे हैं कि संवेदनशील मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। देखिए, संवेदनशील मुद्दों पे मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ही संवेदनशील चुनाव होंगे, क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिसमें मोदी जी की भी खिलाफत है, योगी जी की भी खिलाफत है, बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं उनकी खिलाफत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं जो कि इस प्रकार की गवर्नमेंट्स रिपीट हों। तो ये देखिए, इसमें बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत होगी। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पहला और आखिरी अटैक हो। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। मैं उन सिपाहियों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इसको गोली नहीं मारी। गोली मारी जाती तो बहुत सी सूचनाएं, बहुत से जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर ना हो पाती जो मिल रही हैं। जैन साहब, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी आप ही से मैं शुरुआत करूंगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।